अभी बिहार की राजधानी पटना में हूँ और मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें हैं। लेकिन बड़ी इमारतों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ हफ्ते पहले ही यहाँ के नए मुख्यमंत्री जो बने सम्राट चौधरी, उन्होंने घोषणा की कि वो 11 नए टाउनशिप्स जो हैं यहाँ पर क्रिएट करेंगे बिहार में अक्रॉस अलग अलग रीजन, और जिसके जो वो नाम रखे हैं वो एंशिएंट टाइम के जो नेम्स थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उसके नाम घोषित किए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यहाँ पर अर्बनाइजेशन जो शहरीकरण है वो किस तरीके का है बिहार में, क्योंकि जब हम देश से इसकी तुलना करते हैं जहाँ पर 35 से 36% जो अर्बनाइजेशन भारत भर में है, यानी कि 100 में से 35% आबादी जो भारत की है वो शहरों में रहती है। वहीं जब हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में सिर्फ 15 से 16% जो लोग हैं वो यहाँ के शहरों में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बड़े शहरों की जो है वो भारी कमी है। तो हम पटना ये समझने के लिए आए हैं कि बिहार बीते इतने सालों में, इतने दशकों में नए शहर क्यों नहीं बना पाया, क्यों इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर पाया कि यहाँ के लोग माइग्रेट करके दूसरे शहर जाकर वहाँ के शहरों को खड़ा कर रहे हैं। और अतीत में तो यहाँ के लोगों ने जो है कई देश भी खड़े किए हैं। तो इन तमाम पहलुओं पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आज़ादी के बाद से ही बिहार आर्थिक रूप से मजबूत शहर बनाने के लिए संघर्ष करता रहा है। इसकी अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचा खेती पर ही टिका रहा है, जबकि पलायन एक आर्थिक सुरक्षा कवच बनता चला गया। महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों के उलट बिहार में कभी भी मजबूत औद्योगिक आधार नहीं बन पाया। सन 2000 में झारखंड के बनने से इसकी औद्योगिक स्थिति और कमज़ोर होती चली गई, क्योंकि इसके ज़्यादातर खनिज संसाधन, खदानें और भारी उद्योग नए राज्य में चले गए। खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के लिए अनुकूल माहौल ना होने की वजह से बड़े पैमाने पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं आ पाया। नतीजतन पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और गया जैसे शहरों का विस्तार भारत के दूसरे शहरी केंद्रों की तुलना में बहुत धीमी गति से हुआ। लेकिन हाल ही में सम्राट चौधरी सरकार ने 11 नए शहर बनाने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने हर 11 टाउनशिप के लिए कुछ न कुछ सोच रखा है। कहीं पर एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, कहीं पर फिल्म सिटी आ रही है, कहीं पर इंडस्ट्रियल पार्क्स आ रहे हैं। तो हर जगह कुछ न कुछ सोचा हुआ जो उसको एंकर करेगा, जहां पर वो इन्वेस्टमेंट आएगा, ये हम उसकी गारंटी देना चाहते हैं। इसलिए उस टाउनशिप के साथ एक मेजर इकोनॉमिक सेंटर हम एंकर कर रहे हैं। तो अब समय आया है कि बिहार में एक ऐसी व्यवस्था हो कि प्लान्ड और बिल्कुल सिस्टमैटिकली हम शहरों का विकास करें। जो टाउनशिप्स में आए उनके साथ इकोनॉमिक एंकरिंग हो, ताकि वहाँ रोजगार सृजन हो, और जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है वहाँ की, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था को बल मिले। अभी हाल में देखा गया कि बिहार सरकार ने अर्बनाइजेशन को लेकर एक रिसेंट पुश किया है, जिसमें 11 नए टाउनशिप्स जो है वो बनाने की घोषणा की है। बिहार में अर्बनाइजेशन की स्थिति क्या है, क्या चैलेंजेस हैं, और इतना जो स्लो पेस है अर्बनाइजेशन का, उसके पीछे क्या रीजंस है बेसिकली? बिहार में देखिएगा तो रिसेंट में जो नई गवर्नमेंट आई है उसके डेवलपमेंट मॉडल्स में देखिएगा तो एक नया शिफ्ट आपको देखने को मिले। खास करके जो अर्बनाइजेशन को लेके एक बड़ा कुछ देने की कोशिश की जा रही है। अभी हाल में कैबिनेट में देखिएगा लास्ट दो तीन कैबिनेट्स में, उसमें अर्बनाइजेशन को लेके गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है अब काफ़ी ज़्यादा उस दिशा में प्रयास किया है। जैसे भी हाल में वर्ल्ड बैंक से जो होता है $500 मिलियन जो है कर्ज लेने की बात की गई है। इसके अलावा लैंड पूलिंग को लेके भी पॉलिसी लाई गई है। कुछ अर्बन इलाके में अभी लैंड को जो होता है सेलिंग को रोका गया है। तो ये एक तरीके से गवर्नमेंट का आपको फोकस समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है अर्बनाइजेशन को लेके चिंतित है। ऑर्गेनाइजेशन को होगा, ये एक नए एस्पिरेशंस को भी जनरेट करेगा। लॉन फार्म सेक्टर की कैसे एम्प्लॉयमेंट जो है लॉन फार्म सेक्टर में जनरेट किया जाए, उसके लिए गवर्नमेंट अर्बनाइजेशन को एक वेपन्स के रूप में या इंजन के रूप में देख रही है। लेकिन अभी भी देखिएगा बिहार में जो अर्बनाइजेशन का लेवल है वो लगभग 11-12% ही। ये तो 2011 तक का सिर्फ है। मे भी अभी रिसेंट डेटा में आपको अर्बनाइजेशन का लेवल थोड़ा ज़्यादा दिखे। और अगर देखिएगा पूरे भारत में देखिएगा लगभग 21% जो है अर्बनाइजेशन का लेवल है। तो उस दिशा में देखिएगा तो बिहार में अर्बनाइजेशन का लेवल काफ़ी कम है। और ख़ास करके आप और अगर स्टेट्स वाइज देखिएगा साउदर्न स्टेट से, तो उसकी तुलना में अर्बनाइजेशन का लेवल एक चिंताजनक स्तर पे है। बिहार में शहरीकरण क्यों नहीं हो पाया, इसको लेकर जब हमने तमाम एक्सपर्ट से बात की, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स रह चुके हैं बिहार सरकार में, उनसे बात की, तो उन्होंने
कई पैरामीटर्स, कई फैक्टर्स बताए कि बिहार में शहरीकरण क्यों नहीं हो पाया। जब हमने यहाँ के पूर्व चीफ सेक्रेटरी अंजनी कुमार सिंह से बात की तो उन्होंने ये हमें कहा कि यहाँ के जो पॉलिसी फ्रेमवर्क में जो है वो शहरीकरण कभी भी प्रायोरिटी का हिस्सा नहीं रहा है। जब नीतीश कुमार 2005 में सरकार में आए उसके बाद से जो भी यहाँ विकास हुआ वो रूरल बेस्ड विकास हुआ। वहीं जब हमने यहाँ के प्लानिंग सेक्रेटरी जो पहले रह चुके हैं लालू प्रसाद यादव के टाइम में, उनसे हमने बात की तो उस समय भी पॉलिसी फ्रेमवर्क में जो है वो अर्बनाइजेशन का भी प्रायोरिटी नहीं रहा है। उनका ये कहना था कि तब जो बिहार था वो प्लान्ड इकोनॉमी में काम कर रहा था और लिबरलाइजेशन के बाद यहाँ पर उस तरीके से पॉलिसी में वो चीज़ें ढल नहीं पाई। तो इस तरीके के फैक्टर्स यहाँ पर रहे हैं कि शहरीकरण यहाँ पर नहीं हो पाया। लेकिन बिहार के बाहर हम तमाम राज्य ऐसे देखते हैं जहाँ पर हम अपनी उंगलियों पर ये गिना सकते हैं कि कई राज्यों के पास कई ऐसे शहर हैं जहाँ से उनकी इकोनॉमी चलती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अलावा वहाँ आगरा है जहाँ पर लेदर मार्केट है। झांसी की बात करें तो वहाँ पर भी इकोनॉमी, वहाँ इंडस्ट्रियल हब है। उसके आसपास के इलाके में ग्वालियर के आसपास इंडस्ट्रियल हब है। इवन जो गोरखपुर है वो भी एक शहर के तौर पर जो है वो तब्दील हो रहा है। लेकिन बिहार की बात करें तो वही 2-4 नाम आते हैं कि मुजफ्फरपुर हो गया, दरभंगा हो गया, समस्तीपुर हो गया। लेकिन जब हमने इन रास्तों पर ट्रैवल किया तो कई ढंग से हमें ये नहीं लगा कि ये किसी भी रूप में एक शहर की तरह नज़र आ रहे हैं। बिहार सरकार अभी प्रस्तावित टाउनशिप के लिए विस्तृत टाउन प्लानिंग योजनाएं तैयार करने के लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने की प्रक्रिया में है। अधिकारियों का कहना है कि विभाग के भीतर इस बात पर ज़्यादा चर्चा हो रही है कि ये सैटेलाइट शहर बिहार के शहरी भविष्य को कैसे नया रूप दे सकते हैं। राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार सरकार ने अपने शहरी विकास विभाग का बजट 227% बढ़ाया है। यह 2019-20 में 3,587 करोड़ रुपए से बढ़कर 2023-24 में 11,742 करोड़ रुपए हो गया। हालांकि बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च नहीं हो सका, लेकिन खर्च के प्रतिशत में भी काफ़ी सुधार हुआ है, जो 2019-20 में 34% से बढ़कर 2023-24 में 77% हो गया है। लेकिन शहरी योजनाकार और अर्थशास्त्री इस टाउनशिप प्रोजेक्ट को लेकर ज़्यादा उत्साहित नहीं है। अर्बन प्लानर और आर्किटेक्ट शीमा फातिमा कहती हैं कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन टाउनशिप में रहेगा कौन। क्या ये आर्थिक रूप से इतने फ़ायदेमंद होंगे कि लोग पलायन ना करें? लोगों को इन टाउनशिप की ओर ले जाने के लिए कोई ठोस वजह होनी चाहिए। फातिमा यह भी कहती हैं कि ऐसा ना हो कि टाउनशिप का नतीजा ज़मीन की कीमतें बढ़ाकर पैसा कमाना हो जाए। उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन राज्य का अभी सबसे बड़ा उद्योग है। पिछले कुछ सालों में बिहार में निर्माण कार्य सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि रही है। 2021-22 और 2022-23 के बीच इसमें 22% की दर से वृद्धि हुई और इसने सेकेंडरी सेक्टर के जीएसडीपी में 50% का योगदान दिया। लेकिन जानकार शहरीकरण कम होने के कई और भी कारण बताते हैं। कॉलोनियल पॉलिसी के कारण देखा गया बिहार जो एक एग्रीकल्चर ड्रिवन स्टेट्स के रूप में इमर्ज किया और यहाँ पर किसानों का भी शोषण हुआ। जो यहाँ पर जो लैंड टेन्योर के सिस्टम थे वो जमींदारी सिस्टम को प्रमोट किया, तो वो एक पूरी सोसाइटी में एक अलग ही तरीके का चैलेंज क्रिएट किया। आज़ादी के बाद भी देखिएगा तो बिहार पॉलिसीज़ के रूप में हमेशा जो होता है एक तरीके से जितना इसको अटेंशन मिलना चाहिए था नहीं मिला। खास करके जो पंजाब को या आप देखिएगा जो दिल्ली या मुंबई या कोलकाता, इन सब जगहों को जिस तरह का अटेंशन मिला उस तरीके का अटेंशन बिहार को नहीं मिला। हालांकि बिहार में भी कुछ अर्बन टाउन्स थे जो इंडस्ट्रियल टाउन थे, जैसे धनबाद था, पटना तो इसकी कैपिटल ही है। इसके अलावा डालमिया नगर थी। इसके अलावा आप देखिएगा आपका बोकारो स्टील सिटी था। इसके अलावा रांची थी, रांची भी जो सिटी इसका पार्ट था। वो जो कि जैसे बिहार का जो बाइफर्केशन हुआ तो उसमें वे सारे जो होता है सिटीज जो है वो बिहार से आज के समय में बिहार के पार्ट नहीं है, वो झारखंड के पार्ट है। बट अभी भी जो मेजर पॉपुलेशन है वो बिहार और झारखंड का, वो बिहार में एग्जिस्ट करता है। कुछ जानकार आज़ादी के बाद की उन आर्थिक नीतियों की ओर इशारा करते हैं जिन्होंने बिहार के प्राकृतिक फायदों को कमजोर कर दिया। पटना स्थित एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के पूर्व निदेशक और अर्थशास्त्री डीएम दिवाकर कहते हैं कि पहले फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने खनिज संपदा होने के बावजूद बिहार के भौगोलिक फायदे को बिल्कुल खत्म कर दिया। दूसरा, जीएसटी ने बिहार को उत्पादक राज्य के बजाय उपभोक्ता राज्य बना दिया। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक वर्किंग रिपोर्ट से पता चलता है कि 1960 के दशक की शुरुआत में अविभाजित बिहार का भारत की जीडीपी में 7.8% हिस्सा था, जो भारतीय राज्यों में 5वां सबसे बड़ा हिस्सा था और गुजरात और कर्नाटक से भी ज़्यादा था।
बिहार में शहरीकरण की मांग असल में खेती से अलग कामों की मांग है। 2023-24 तक बिहार के लगभग 54% वर्कफोर्स खेती, वानिकी और मछली पालन जैसे कामों में लगी हुई थी, जबकि सिर्फ 45% लोग ही खेती से अलग सेक्टरों जैसे सर्विस, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं। अर्बनाइजेशन केवल फ्लैट्स, नंबर ऑफ फ्लैट्स के रूप में ही हमें उसे नहीं देखना होगा। अर्बनाइजेशन को हमें नॉन फार्म सेक्टर के रूप में देखना होगा कि वो सिटीज़ ज़्यादा सस्टेनेबल होंगी, एक्चुअल में सिटीज़ होंगी जहाँ नॉन फार्म सेक्टर ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। तो उस दिशा में देखा होगा कि जो बिहार में जो अर्बनाइजेशन आए उसके लिए नॉन फार्म सेक्टर का ग्रोथ कैसे अर्बन एरिया में हो, उसके लिए भी प्रयास करने की जरूरत है। और साथ ही साथ अर्बन एरिया का ग्रोथ उसके इंस्टीट्यूशंस पे भी निर्भर करेगा, कितनी आपके इंस्टीट्यूशंस जो है वो लोगों को अट्रैक्ट करने होगी। इसके अलावा जो नगर निगम है, जिसकी नगर निगम है वो कितना सिटीज़ को मैनेज करने में सक्षम है, जो नए टाउन ग्रो करेंगे वो कितना उनकी नगर निगम इफेक्टिव होंगे, जो कि डिस्ट्रिक्ट नगर निगम है वो कितना पैसा जनरेट कर पा रही है सिटीज से। तो आने वाले समय में जो नए सिटी जो बनने जा रहे हैं उसके लिए सरकार कर्ज की लेने जा रही है। तो जो नए सिटीज़ बनेंगे वो इन अपने वो डेली के काम के अलावा इस 4500 करोड़ जो कि हाल में भी बजट में जो कैबिनेट में जो बात की गई है, इसको वो निकाल पाने में कितने दिनों में सक्षम होंगे, इस दिशा में एक डिटेल्ड जो है मुझे लगता है कि एक सरकार को एक पॉलिसी बनानी चाहिए। बिहार में जब हाल ही में मंत्री पद बांटे गए तो उसमें नीतीश मिश्रा को जो है यहाँ पर नगर विकास का जो है वो मंत्रालय जो विभाग है वो दिया गया। तो उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो यही बात कही कि यहाँ का जो अर्बनाइजेशन है वो 15 से 16% के आसपास है और ये तेज़ी से बढ़ रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार का जो लक्ष्य है, जो प्रायोरिटी है, वो इसे बढ़ाना है। तो सरकार आते ही सबसे पहली प्रायोरिटी का हिस्सा जो है सरकार की नज़र में यहाँ के अर्बनाइजेशन को बढ़ाना है। इसके पीछे जो रीजंस दिए जा रहे हैं वो ये है कि इससे यहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी, यहाँ से माइग्रेशन कम होगा और यहाँ से जो लोग जो बाहर जाते हैं और वहाँ जो बाकी खर्च कर रहे हैं वो यहीं पर खर्च करेंगे, तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगी। सुनिए उन्होंने अपने बयान में क्या कहा। कि जो हमारी शहरी आबादी है, राष्ट्रीय औसत से हम काफ़ी पीछे हम लोग रहे हैं, लेकिन कुछ वर्षों के प्रयास से जो हमारे जो शहरी क्षेत्र हैं उसका विस्तार हुआ है और उसका परिणाम है कि आज लगभग 17% के आसपास हमारा शहरीकरण हुआ है। लेकिन अभी भी जो हमारा राष्ट्रीय औसत है उससे हम पीछे हैं। तो मेरे मन में इतना है कि जब हम एक विजन के साथ, एक लक्ष्य के साथ, क्योंकि शहर जो होता है वो गुड गवर्नेंस के साथ साथ डेवलपमेंट का एक मिरर होता है, एक आईना होता है कि अगर कोई व्यक्ति बिहार आ रहा है और बिहार में वो पटना आता है तो पटना को देख के उसके मन मस्तिष्क में विकास की एक छवि अंकित हो जाती है। 11 हमें ऐसे टाउनशिप को भी हमें डेवलप करने हैं, वो बहुत बड़ी वृहद योजना है, बहुत एम्बिशियस प्लान है। साथ ही साथ हमारी जितनी नगर इकाई हैं उनकी मास्टर प्लान हम तैयार कराएं ताकि अगले 50 वर्षों में हमारा शहर कैसा हो और मुख्यतः जो ईज़ ऑफ लिविंग है, जिसको आप जीवन शैली जो लोगों की, उनको हम बेहतर सुविधाएं दें ताकि वो अगर वो शहर में रह रहे हैं, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट हो या अगर इलेक्ट्रिसिटी हो या सिटी सर्वेलेंस हो या इस तरह की कोई भी सुविधा जो एक नागरिक शहर में रहने में उम्मीद करता है, उस दिशा में नगर विकास विभाग लगातार काम करेगा। बिहार में शहरीकरण की कहानी की शुरुआत नए शहरों, फैक्ट्रियों या आर्थिक केंद्रों के जरिए नहीं हुई थी, बल्कि इसकी शुरुआत कानून में बदलाव से हुई थी। 2020 में नीतीश कुमार सरकार ने बिहार म्युनिसिपल एक्ट में संशोधन किया, जिससे गांवों को शहरी इलाकों के तौर पर वर्गीकृत करने के नियम आसान होते चले गए, जिससे राज्य के इतिहास में शहरी स्थानीय निकायों का सबसे बड़ा विस्तार हुआ। बिहार के शहरी प्रशासन का दायरा 142 शहरी स्थानीय निकायों से बढ़कर 260 से पार हो गया, जिससे दर्जनों गांव और अर्ध ग्रामीण बस्तियां नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के दायरे में आ गई। लेकिन इनमें से शायद ही कोई इलाका अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाता है। अर्बनाइजेशन को हम थीम बेस्ड अर्बनाइजेशन के रूप में भी हमें सोचने की ज़रूरत है कि जो हमारे ये कुछ जो टाउन्स या इस तरीके का अर्बन एरिया जो ग्रो करे वो एक थीम बेस्ड हो। कुछ जो हायर पोटेंशियल वाले जो एरिया हैं जैसे गया है, नालंदा है, इसके अलावा मुजफ्फरपुर है, वो इन एरियाज को फर्स्ट स्टेज में मुझे लगता है कि वो अर्बनाइजेशन का पुश दिया जाए और फिर नेक्स्ट स्टेज में अदर अर्बनाइजेशन और अदर अर्बन एरिया को अगर टारगेट किया जाए तो मुझे लगता है
इससे बिहार की जो होता आने वाले समय में अर्बनाइजेशन का लेवल काफ़ी अच्छा इम्प्रूव पर। तो अर्बनाइजेशन में जो आप अगर अर्बनाइजेशन मान लीजिए कि अर्बन एरिया का जो ग्रोथ होगा तो उसमें रहने वाले लोग कौन हों, वो रहने वाले लोग जो होंगे वो मोस्टली देखिएगा कि आज के समय जो बिहार में लोअर मिडिल क्लास है या लो इनकम क्लास है या मिडिल इनकम क्लास है, तो उनके लिए जो सस्टेनेबल जो हाउसिंग जो है या चीप हाउसिंग जो है इस नए इमर्जिंग टाउन में कैसे इंश्योर होगा, वो भी एक चैलेंज होगा। जो अर्बनाइजेशन आने का इसका एक लीकेज इफेक्ट होता है, और लेकिन ये लीकेज इफेक्ट तब सही तरीके से लोगों में इसका प्रभाव रहेगा जब इसके साथ ही साथ पॉलिसीज भी उस दिशा में बिहार की सोसाइटी, बिहार की जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है इसे ध्यान में रखेगा, तभी ये ज़्यादा फाइल और ज़्यादा इंक्लूसिव। अब देखना ये होगा कि शहरीकरण को लेकर जो सरकार का अप्रोच है बिहार में, वो किस तरीके से ज़मीन पर उतरता है और यहाँ पर कब तक बड़ी आबादी जो है वो शहरों में रहने लगेगी, जिससे उनकी दिनचर्या, उनकी ज़िंदगी में जो है वो आमूलचूल परिवर्तन होगा। ये तो समय ही बताएगा, तब हम देखने को एक प्रॉपर हॉलिस्टिक वे में पता चलेगा कि बिहार जो है उसकी आर्थिक गति जो है वो किस तरफ बढ़ रही है। पटना से कृष्ण मुरारी की रिपोर्ट।